नमस्कार दोस्तों। हमने एक चीज सुनी है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मोदी है तो मुमकिन है, ये होता कैसे है और हो कैसे जाता है। एक बार राहुल गांधी ने बोला था कि हम इतने तीर छोड़ते हैं मोदी जी की तरफ, कमबख्त कोई लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई कवच है उनके ऊपर कि कोई तीर लगता नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में आपने देखा जिहादियों की गवर्नमेंट आ गई। सीआईए स्पॉन्सर्ड थी, डीप स्टेट के पैसे लगे थे, सोरोस बड़ा उछल रहा था और बाइडन ने तो सोरोस को अवार्ड तक दे दिया, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड की। बेटा तूने बड़ा ही अच्छा काम किया है, तूने बांग्लादेश में जिहादियों की गवर्नमेंट बना दी। अब वो भारत को तंग करेंगे, भारत की तरक्की रुक जाएगी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने दो काम किए जो आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। एक तो जो तालिबान वाले थे उनके साथ हाथ जोड़ लिया, उन्होंने हमारा काम करना शुरू कर दिया। एक तो ये है, लेकिन दूसरा काम जो था वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन दोनों को चाइना फंडिंग कर रहा था, हथियार बेच रहा था। हमने आज हमने मतलब कि यही हमारे मोदी जी ने आज एक काम कर दिया। चाइना को बता दिया कि तुम्हारा बीजिंग और शंघाई मेरे टारगेट पर है। क्या बोल रहा हूं? चाइना को भारत की गवर्नमेंट ने बोला है, यू आर अंडर अवर रेडार। हमारी मिसाइल्स तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। तो ये सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है क्यों हो गया, कैसे हो गया, और ट्रंप के ऑफिस पे आने से पहले ये चूहे भागने शुरू क्यों हो गए। टिड्डी मल यानी कि जसविंदर सिंह जस्ट आउट हुए हैं, कनाडा वाले। और ये जो बांग्लादेशी जिहादी है मोहम्मद यूनिस, ये भी कंट्री छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। सुना है कि उसने सूटकेस पैक कर लिए हैं, नोट भर लिए हैं और ये अमेरिका दोबारा वापस चला जाएगा बाइडन की शरण में, देखने के लिए कि अब आगे क्या करना है। अब सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मुद्दे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए। और मोदी है तो मुमकिन है, उसमें क्या कुछ मुमकिन कर दिया नए साल में 2025 में, आपको अंदाजा नहीं है। संजीव जी ने पूरी स्टडी करी, रिसर्च करिया, चाइना से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत और पाकिस्तान, सबको आज टच करेंगे, किसी मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जय सिया राम का नारा हमने जब से शुरू किया है, मैंने एक चीज नोट करी है, वाइब्रेशंस ही चेंज हो गए हैं सब जगह पर और बल्ले बल्ले हो रही है भारत की। और ये जो बांग्लादेशी जिहादी था मोहम्मद यूनिस, ये सोच सुना है कि कंट्री छोड़कर भाग रहा है। ये ओवरनाइट कैसे हो गया, ये बताइए। सुमित जी, देखिए, बांग्लादेश में जो शुरुआत में हालात हुए थे उसमें तो ये बड़े बड़े उछल रहे थे कि लो जी, जिहादियों की गवर्नमेंट आ गई, हम इंडिया का ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया को मजा सिखा देंगे। मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे इंडिया के खिलाफ में, और कोई कसर नहीं छोड़ी मोहम्मद यूनुस ने, जो है वहां पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, कि उन्होंने कि इंडिया के कई सारे लोगों को, जैसे इस्कॉन के जो टेम्पल के वहां पे जो मानते जो उनको भी अरेस्ट करके रख लिया झूठे केस के अंदर। इंडिया के हिंदुओं पे कई सारे गलत केस कर दिए, उनके साथ लूटमार करी, उनके साथ आर्जनी करी, उनके बहुत सारे लेडीज के साथ भी गलत बिहेवियर करा, बहुत कुछ हुआ वहां पे। मगर ये चीज, एक चीज भूल गए कि ठीक है, शुरुआत के कुछ दिन में तो आपने शोर शराबा करके मजे ले लिए, मगर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने भी सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड है, या इंडिया जो है, जो एक सुपर पावर बन चुका है या बिहेव कर रहा है उस स्टेज से, आज की डेट में उसको इंडिया को सुपर पावर से कम तो आप गिन नहीं सकते हैं। तो क्या इंडिया चुप करके बैठेगा? इंडिया तुम लोग जो भी गलत हरकत करोगे, जो भी घटियापन करोगे, उसको चुप करके देखता रहेगा और कोई भी मतलब अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेगा। बट मोदी जी जो है, वो कभी भी अपना एक्शन बता के नहीं लेते, वो अंदर ही अंदर अपनी कूटनीति खेलते हैं। तो साम दाम डन बेव जो भी उनको करना होता है वो कर लेते हैं, मगर उसका शोर शराबा नहीं चाहते। कि वो ये नहीं बोलते मैं बांग्लादेश गंगेश ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उनको घुटनों पर ला दूंगा। घुटनों पर तो ले आए वो बांग्लादेश को, मगर वो अपने तरीके से उन्होंने काम करा है।
ठीक है, उनका एक काम करने का तरीका है, बिना शोर शराबा करे जो भी एक्शन लेना है ले डालो, उसका शोर शराबा मत करो। ठीक है ना। एक फिल्म आई थी, गुड बैड एंड अगली करके फिल्म थी, उसका एक मेरे को डायलॉग अच्छी था याद है, इंग्लिश फिल्म थी, जिसमें एक जो अगली वाला आदमी होता है, वो बैड वाले आदमी आदमी के कनपत्ती पे बंदूक रखता है और डायलॉग बोलता चलता आता है। तो जो उतनी देर में उसको थोड़ा संभलने का मौका मिलता है, वो उठा के उसको बंदूक उठा के फेंक देता है उसके हाथ से। तो बोलता है कि इफ यू शूट शूट डोंट टॉक। तो उसका डायलॉग था बहुत फेमस उस फिल्म के अंदर। तो मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं कि भैया अगर जो काम करना है वो काम ही करना है, तो उसको उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बंदूक से गोली छोड़नी है तो छोड़ दो, उसके बारे में बोलो मत कि आप छोड़ने वाले हो। तो सेम चीज है, मगर ये साइलेंट गोली थी। इसका इसकी इसकी इस थप्पड़ की आवाज जो है वो बाद में गूंजेगी, फिलहाल तो उसका असर पहले जिसके गाल पे पड़ा है उसका असर होगा। तो इसी तरीके से हुआ है। अब देखिए उसका असर क्या हुआ, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर कब्जा करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की आर्मी जो है वो भी धीरे करके अब इस यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना धीरे होनी शुरू हो गई है। वहां के जो स्टूडेंट यूनियन के लोग थे जिन्होंने वहां पे आंदोलन करा था ये इस गवर्नमेंट को शेख हसीना गवर्नमेंट को हटाने के लिए, वो भी उनके अगेंस्ट होने शुरू हो गए। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त जमीन पे छू रही है। वहां पे लोगों की नौकरियां हाथ से जा रही हैं, उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है दिन पे दिन। ना उनके पास प्रॉपर बिजली है, ना चावल है, ना खाना है, ना कुछ आटा है, ना प्रॉपर कुछ खाने के लिए। अगर इंडिया ने थोड़ा बीच में थोड़ा चावल भेज दिया था, ले भी तू ज्यादा मर रहा है तो चल ठीक है ले पकड़ थोड़ा चावल। तो बातचीत का इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक चैनल को बनाए रखने के लिए इंडिया को ये काम करना पड़ा। मगर अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट 20 तारीख को शपथ लेने वाली है यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे इस चीज का बहुत शोर बुरा मनाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो गलत काम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के फेवर में ऑलरेडी अपना रुख दिखा दिया है, और वहां पे जो गलत काम बांग्लादेश में हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वो ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं। तो मोहम्मद यूनुस को पता है कि उसके दिन अब गिने चुने हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो गाज इस पे गिननी पक्की है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के आने के बाद 2 4 5 दिन 15 दिन महीना भर और निकाल लेंगे, बट उसके बाद ही शायद इसका टाइम निकालना, ज्यादा टाइम निकालना और नहीं निकाल पाएगा। ये ऑलरेडी प्रोग्राम बना रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये पहले यहाँ से हो सकता है लंदन जाए, दुबई जाए, वहां से लंदन जाए, अल्टीमेटली अमेरिका में वापस जाके वापस बस जाए जहां से ओरिजिनली निकल के आया था। क्योंकि वहां पे जो नेक्स्ट जो सरकार होगी वो अब इंडिया और अमेरिका की के हिसाब से ही बनने की उम्मीद ज्यादा है। मोहम्मद यूनुस को या तो डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए तरीके से काम करके दिखा दे और इंडिया के कहे हुए तरीके से काम करके दिखा दे, नहीं तो वहां से निकल जाए। इसके बाद अब कोई चॉइस नहीं रहेगी, बीच बीच का रास्ता अब नहीं बचा उसके पास में। सर आप सोच के देखो कि जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी मीटिंग हुई ओबामा से, आपने देखा ये बड़ी ही फेमस एक फोटो है जहां पर ओबामा पूछ रहे हैं ओ भाई मेरे यूनिस का तुम क्या करने वाले हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया उसका काम तो मैं तमाम करके ही छोड़ूंगा, वो अंडर मेरे स्कैनर है। और वहां पर जो इंस्टेबिलिटी बांग्लादेश में आई है, हिंदुओं को जैसे वहां पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वहां पर पूरे कंट्री को डिसमेंटल कर दिया है इस आदमी ने। इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ना ही मैं इसे टॉलरेट करूंगा। तो इसीलिए ये जो सारी आपको दिखती है चीजें कि बांग्लादेश में यूएस छोड़कर भाग रहा है, ऑलरेडी बाइडेन और ट्रंप की मीटिंग मैंने आपको दिखा दी क्या होने वाला है। अब बांग्लादेश को हमने कवर कर लिया। दूसरा कंट्री पहले हम लेते हैं चाइना को, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चाइना में उन्होंने बोला कि भाई हम सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, हम चाइना में बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर एक सीपैक जो है वो सीपैक जो हमारे जो कश्मीर है उसमें से होकर जाता है, गिलगिट और पीओके के एरिया में से। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसे और एक्सेलरेट करेंगे, हम सपोर्ट अपनी नहीं छोड़ेंगे, हमने भी चाइना को बता दिया हमारे पास एक छोटी सी मिसाइल है अग्नि। और अग्नि कहां तक पहुंचती है, वो बीजिंग को भी कवर करती है, शंघाई को भी कवर करती है, और जिस सिटी में मैं रहता हूं गोंगजो, वहां तो बड़े ही आसानी से ये पहुंच जाएगी। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया गोंगजो को मैं नहीं करूं कुछ भी करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा बंदा सुमित जैन बैठा है, लेकिन शंघाई और बीजिंग को मैं कुछ नहीं करने वाला। सर इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से बोल दी मोदी जी ने कि हम तो बीजिंग और शंघाई पहुंच जाएंगे, यू आर अंडर अवर रेडार।
कुछ करके तो दिखाओ। देखिए, इंडिया ने बहुत सारी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग टाइम टू टाइम करते रहे हैं, और उसके बारे में उन्होंने कभी तक आज तक खुल के नहीं बोले कि मैक्सिमम रेंज उनकी क्या है। बट अब की बार शायद मोदी जी ने अपना डेटरेंट दिखाना था, अपना एक रुतबा दिखाना था। तो अभी तक ये दुनिया यही सोच रही थी कि शायद इंडिया के पास 5,000 7,000 तक से ऊपर की मिसाइल नहीं है। बट मोदी जी ने इसके बारे में खुलासा कर दिया है। अभी तो मोदी जी ने सिर्फ अग्नि सीरीज की मिसाइल का खुलासा करा है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का उन्होंने कोई जिक्र नहीं करा। तो अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है वो बेसिकली कम से कम रेंज उसकी 700 किलोमीटर की है, और मैक्सिमम रेंज उसकी 10,000 प्लस किलोमीटर की है। तो प्लस किलोमीटर का अभी खुलासा नहीं करा, वो 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें 6 मिसाइल आती है, अग्नि 1 से लेके अग्नि 6। मिनिमम रेंज 700 किलोमीटर, मैक्सिमम रेंज 10,000 प्लस किलोमीटर। और सबसे बड़ी सुनील जी जो बात ये है कि ये जो मिसाइल है, ये तीनों जगह से छोड़ी जा सकती है। ये ग्राउंड से भी छोड़ी जा सकती है, एयर से भी छोड़ी जा सकती है, और समुद्र से भी छोड़ी जाती है। मतलब फ्रॉम अ वॉरशिप से भी छोड़ी जा सकती है, फाइटर एयरक्राफ्ट से भी छोड़ी जा सकती है, और ग्राउंड लॉन्चिंग पैड से भी छोड़ी जा सकती है। उसको कहीं से भी जाके लॉन्चिंग पैड को कहीं भी खड़ा करके इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। ये नहीं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टेशन बनाएंगे तो वहीं से ग्राउंड में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लॉन्चिंग पैड है, हम कहीं पे भी जाके उसको बना के वहां से लॉन्च कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर इसको लॉन्चिंग पैड को हम चाइना बॉर्डर के नजदीक जाके लॉन्च कर दे तो हो सकता है ये चाइना भी क्रॉस कर जाए। तो उस तरीके की बात है। तो अगर वही चीज हम कन्याकुमारी से लॉन्च करें तो हो सकता है चाइना के जो बॉर्डर जहां से शुरू होता है या थोड़ा सा उसके अंदर तक जाके ये पहुंचे। तो इंडिया को डिस्टेंस भी उतना कवर करना पड़ेगा ना उसको, 3,000 किलोमीटर का उस मिसाइल को। तो कहीं से भी लॉन्च करें, इंडिया का जो डेटरेंट है वो इंडिया के चारों तरफ 10 से 15,000 किलोमीटर का जो है एरिया है, वो पूरा कवर होता है इस अग्नि मिसाइल के थ्रू ही। तो उसके अंदर जितने भी अपने रग नेशंस हैं या जो भी इंडिया की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेंगे, उनको एक सिंबल इस अग्नि मिसाइल के थ्रू ही हम ध्वस्त कर सकते हैं। सर देखिए, आप अफगानिस्तान में हमने अपने बंदे को लगा दिया, यानी कि ट्रंप को, कि भैया बांग्लादेश को तुम सीधा करोगे, जिहादियों की गवर्नमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिस भाग रहा है। इधर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, तो हमने अग्नि मिसाइल दिखा दी कि हमारी कहाँ तक पहुंच जाती है। सीधे साधे लोग हैं हम, तो अपने हाथ में आपको मालूम है बांसुरी लेकर चलते हैं, लेकिन जब सुदर्शन चक्कर चलाने की बारी आती है तो हटते भी नहीं हैं। ये 1,000 साल से लगे हैं हमारे ऊपर गजवे हिंद करने के लिए। हमने गजवे बांग्लादेश करवा दिया, पाकिस्तान करवा दिया, लेकिन ये गजवे हिंद ना कर पाए, ना ही हम करने देंगे, क्योंकि ये इनको लगता है कि हमारे हाथ में बांसुरी है, सुदर्शन भूल जाते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्कर हम तब निकालते हैं जब जरूरत पड़ती है। अब अगला सुदर्शन चक्कर आपको दिखाता हूं कि अगला सुदर्शन चक्कर हमने क्या निकाला। थोड़ा सा इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करनी शुरू करी थी। चाइना ने कोशिश करी कि अफगानियों को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। हमने भी जाकर मीटिंग कर ली, और वहां पर तालिबान क्या बोल रहा है? तालिबान ने बोला कि इंडिया इज अवर सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर। क्या वर्ड यूज किया है? सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर। और ये वही तालिबान है जब इनकी गवर्नमेंट 15 अगस्त 2021 को बनी थी, पाकिस्तान में भंगड़े पड़े थे कि अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे लगता है पाकिस्तान ही बनेगा भारत, ये होता मुझे दिखाई देता है। सर इतनी सिग्निफिकेंट मूव, चाइना को सीधा कर दिया, बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरवाने के लिए यूनिस को भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का काम कर रहा है और सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर बोल रहा है हमें। देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कम से कम एक चीज अच्छी तरह जानती है कि इंडिया अगर तालिबान के फेवर में हो ना हो, वो अफगानिस्तान के लोगों के फेवर में है। मतलब कम से कम अफगानिस्तान की जनता को वो दिलो जान से चाहती है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां की लोगों की भलाई के लिए इंडिया ने वहां पे बनाए हैं, अपने खुद के पैसे से बनाए हैं। उसमें इंडिया का कुछ भी उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो अफगानिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर बना इंडिया की तरफ कि भैया ये इंडिया हमें उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करना चाहती है हमें। और एक इन्होंने हमसे काम भी लिया, और फिर उसके बाद हमारी पीठ पर छुरा भी भोगा, और हमारे लोगों पर अटैक करा, हमें ही मार रहे हैं। और इतने साल तक हम इनको सपोर्ट देते रहे, चाहे मुजाहिदीन के रूप में या उसको रशियन आर्मी को खदेड़ने के रूप में, चाहे अमेरिकन आर्मी को सपोर्ट करने के रूप में।
हर तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया उन्होंने, मगर पाकिस्तान ने कभी उनको अपना अपना कभी माना नहीं। उन्होंने उल्टा इनको अपनी कंट्री से जाने की हिदायत बोल दिया था कि आप निकल जाओ हमारी कंट्री से। तो लाखों की तादाद में जो तालिबान लोग थे उनको मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। मगर उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान ने उनपे एयर अटैक करा और उनकी बहुत सारी औरतों और बच्चों को 80-90 लोग औरतों और बच्चों को मार दिया गया वहां पे एयर अटैक्स में, तो एयर स्ट्राइक्स में, तो उसके बाद में तालिबान को शायद उनकी जो नींद जो थोड़ी बहुत थी, वो जिस नींद में थे उससे जागे, वो समझे इस चीज को कि भैया ये इस कंट्री के साथ हमारा अब आने वाले दिनों में रिश्ता आगे और नहीं चल सकता। इनको इनका इनकी करतूतों का अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो तालिबान और टीटीपी दोनों मिलके आज की डेट में उनकी जो टोटल आर्मी के आउटफिट हैं, जो उनके स्टेशंस हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उनको वहां से आए दिन खदेड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के एरिया है या जो जो जिसको पश्तूनिस्तान कहते हैं, जो पूरा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, जिसको अफगान के लोग मानते ही नहीं है, तो मैकमोन लाइन जो है तो उसको मानते ही नहीं है, तो उसके उसके कई किलोमीटर तक अंदर तक वो पाकिस्तान में आ ही चुके हैं। वो पूरी बॉर्डर एरिया में कम से 50-60 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, सारी पोस्टें उन्होंने कब्जा कर ली है। अब वो उन्होंने, सुमित जी एक चीज और भी है, उन्होंने यहां तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि उन्होंने साफ बोल दिया है कि आने वाले दिनों में इस एरिया के अंदर अगर पाकिस्तान आर्मी की कुछ इस टाइप की फैक्ट्रियां हैं जो पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे चलाती हैं, तो वो फैक्ट्री वो 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, उसे बंद कर दें। और अगर जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस ने अगर उस पर्टिकुलर पाकिस्तान की मिलिट्री की जो एस्टेब्लिशमेंट की जो आर्मीज जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल ले और किसी और काम में डाल ले। तो साथ में जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं उन उन फैक्ट्रीज के अंदर, उनको सबको बोल दिया कि आप दूसरी नौकरी ढूंढ ले या दूसरा पेशा शुरू कर ले, इनके साथ अपना नाता तोड़ ले, क्योंकि अगर इनके साथ रहेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। तो वहां के अब एक घबराहट का माहौल बन गया है कि वहां के जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, आर्मी की फैक्ट्रियों में, वो जान समझ नहीं पा रहे कि हम आर्मी का सपोर्ट करें या तालिबान की बात माने। तालिबान ने तो अगर बोल दिया है, जो वो बोलता है वो करके दिखाएगा ही दिखाएगा। उसने अपने अपने इस एरिया में पूरा अपना अपना कब्जा बना के रखना है, अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चलाना है इस एरिया के अंदर। अगर ऐसा ना होता तो पिछले दिनों में उसने पाकिस्तान के 18 या 20 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको किडनैप ना करा होता। तो अब वो किडनैप करने के बाद वो नेगोशिएट करने की पोजीशन में पहुंच गया भाई साहब कि इन साइंटिस्ट को अगर छुड़वाना है हमसे, तो भाई साहब हमारी बात मानो, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर लो, नहीं तो आप अपने न्यूक्लियर जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको यूज किससे करवाओगे? ये सारे बंदे तो हमारे कब्जे में हैं। तो वो इस तरह की बात करें जैसे गब्बर सिंह बात करता था ना कि तुम्हारे सारे आदमी हमारे गांव वालों, तुम्हारे सारे आदमी हमारे कब्जे में है, हमारे हिस्से में जो हिस्सा बनता हिस्सा वो हमें दे दो। वही तालिबान इनके साथ कर रहा है कि भाई साहब पाकिस्तानियों, जर्नलों, पॉलिटिशियनों, आ जाओ बताओ क्या करना है। अब ये सब हमारे कब्जे में है। अब वो करेंगे तो क्या करेंगे सुमित जी, मजबूरी सी बन गई है, क्योंकि वो तालिबान की बात थोड़ी सी वो सख्ती करते हैं तो नीचे बलोच वाले आके मानो ठोकना शुरू कर देते हैं, बलोच वालों से थोड़ी सख्ती करते हैं तो इधर आजाद कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ जाते हैं, वहां पे मामला बिगड़ जाता है। तो एक हिस्सा नहीं है, और साथ में पाकिस्तान के कश्मीर नहीं बोल सकते, आजाद कश्मीर नहीं बोल सकते, पीओके है और ये भारत का अंग बनकर रहेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गलत बोल गया मैं, आजाद कश्मीर तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं, हमारे लिए वो आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बेसिकली। तो यस, और यही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ये सारा एरिया था जहां से सीपैक निकल के जाता है, वहां पर भी खुशखबरी क्या है, वहां पर भी दंगे शुरू हो गए हैं। और जो पूरा का पूरा ट्रेड चाइना से आता था पाकिस्तान के अंदर, उसको रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया है पूरे हाईवे को, पूरे पीओके के एरिया ने, ये लोगों ने। यानी कि जो पाकिस्तान है उसको तंग कर रहा है तालिबान, वही जो हमारे साथ मीटिंग कर रहे थे अभी, यूनिस हमें तंग करने की बात बोल रहा था, वो भागने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में सुना है कि यूनिस की भी छुट्टी होने वाली है, और उधर जो नॉन शरीफ प्रधानमंत्री है वो भी निकलने वाला है वहां पे, जो झूमता हुआ नाचता हुआ बिलावल के आने की उम्मीद ज्यादा लगती है अभी आज की डेट में, क्योंकि आर्मी चीफ को भी कोई नाचने गाने वाला चाहिए होता है शाम को। बिलावल तो तैयार ही रहता है लेडीज ड्रेस डालने के लिए। लेकिन जो पीओके में हो रहा है सर, यू थिंक इट्स वेरी नॉर्मल कि पूरा का पूरा ट्रेड ही बंद कर दिया चाइना से, कि हम यहाँ पे
ट्रेड नहीं होने देंगे। ये वही रोड है जिसके बोलने शुरू होने से ये बोलते थे कि सी पैक आने से हमारे यहाँ पर खून की नदी, और खून नहीं, दूध की नहीं नदियां बहेंगी। ये तो खून की नदियां बहनी शुरू हो गई इनके यहाँ पर। सुमित जी देखिए, पीओ के लोगों के साथ ज्यादती तो बहुत हुई है ना। अब सुबह के टाइम पे वो टॉयलेट जाते हैं तो पानी निकलता नहीं होगा, बर्फ बन जाती है पाइप के अंदर ही। तो क्या रहे तो करे क्या वो, ठीक है ना। तो वो ज्यादती तो उनके साथ हो रही है। ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली आती तो वो गैस करके या नीचे कोई लाइटर उसके हीट से हीटर लगा के उस पर कम से पाइप को गर्म करके पानी तो ले लेते टॉयलेट के अंदर। अब वो टॉयलेट में जाने में कतरा रहे हैं, अब हाथ में बर्फ लेके थोड़ी जाएंगे टॉयलेट के अंदर वो लोग। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि वो बिजली नहीं आ रही। बिजली क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जितने जितने भी डैम वहां बने हुए हैं, सब वहां पे जितनी भी नदियां हैं वहां बर्फ जम गई है। तो डैम में जब पानी नहीं जा रहा, पानी गिर ही नहीं रहा वहां पे बिजली पैदा करने के लिए, बिजली पैदा ही नहीं होगी। तो वो अब वो कह रहे हैं कि बिजली तुम कहीं और से ला के दो। जो पंजाब में बिजली तो आ रही है ना, तो उसकी उसकी जो बिजली है, तारे भी डली हुई हैं, तुम तारे वो तो उस तारों से बिजली यहाँ भेज दो ताकि हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। उन्होंने कहा जी हम तो जी पंजाब, उन्होंने इधर घूमती घुमा फिरा के बात करी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। इन्होंने बोला ठीक है, अब हमें बिजली नहीं देते हो तो ठीक है, तो ठीक है, इससे अच्छा तो भैया हम अपने तरीके से इसको बिजली आपसे निकलवाएंगे। तो आपको कैसे भी करके हमें बिजली देनी पड़ेगी। उन्होंने पूरा जो हाईवे है सीपट का उसको ब्लॉक कर दिया। चाइना से जितना सामान पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान से जितना सामान चाइना जाता है, वो पिछले कई दिनों से, हफ्ते 10 दिन से अब नहीं जा रहा। कितने करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो गया है। अब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या वहां की गवर्नमेंट करे क्या? वो बैठ के वो मोमबत्ती लेकर वो बैठेगी नहीं झीलों झीलों के ऊपर या नदियों के ऊपर वहां की बर्फ पिघलाने के लिए। तो वो करे क्या? उसके पास कुछ है ही नहीं, चारा ही नहीं है, बिजली दे ही नहीं सकती। अगर पंजाब की बिजली वहां देती है तो पंजाब में बिजली नहीं रहती, इस्लामाबाद में बिजली नहीं रहती। तो बिजली तो उनको भी तो चाहिए ना। कैपिटल टाउन कैसे चलेगा अगर यहाँ की बिजली वहां दे दी उठा के? तो बड़े असमंजस में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा इसका हल क्या निकालना है। तो साथ ही साथ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर भारत के साथ आज होते तो जो जो फैसिलिटीज श्रीनगर में, कश्मीर में इंडिया इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, वहां पे तो बड़े खुशहाली है, बहुत सारा ट्रेड चल रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट है, करोड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वहां पे पैसा कमाया जा रहा है। तो अगर हम भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होते, हमारा एरिया, तो हम लोग भी खुशहाल होते। जैसे कि इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, जैसे वहां पे खुशहाली है। तो अब 26 जनवरी के दिन देखना, जैसे ही दिल्ली से श्रीनगर की ट्रेन चलेगी तो उनके पिछवाड़े में और आग लगेगी कि भैया ये लोग इतने तरक्की करके वो बोलेंगे, तो अब तो हमें डेफिनेटली इंडिया के साथ जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हमें इंडिया के साथ ही रहेंगे। वो पाकिस्तान का वो पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। सुमित जी, मुझे लगता है ये ट्रेन जो है ना हमारी, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के निकलने वाली है, वो इनके पिछवाड़े में ही घुसने वाली है। ये हालत होने वाली है, ये पीओके के लोगों के लिए भी और ये जो पाकिस्तानी है इनके साथ भी। सर आज मुद्दा देखिए अब कितना ज़बरदस्त है कि मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा आसान है बोलना, लेकिन जिहादियों की गवर्नमेंट बांग्लादेश में, वो गिरजानी, और वहाँ पे उनका जो प्रेसिडेंट है, सो कॉल्ड स्टूच ऑफ CIA एंड डीप स्टेट, भागने वाला है। तालिबान हमारे लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में जाकर। इससे बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है? और चाइना को हमने औकात दिखा दी कि तुम हमारे रडार पे हो। यस, चाइना के पास भी मिसाइल्स हैं, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास मिसाइल्स नहीं हैं, बट हम भी कोई कम नहीं है। उनकी मिसाइल चलेगी या नहीं चलेगी, वो आप जो चाइनीज पटाखे आते हैं उनसे आपको समझ आ जाएगा कि वो चलें तो चलें, नहीं चलें तो ना। हमें दुख भी नहीं लगता क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि आधे से ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। और यही चीज़ इनकी मिसाइलों के साथ भी होगा। वो फेंकेंगे 10, चलेंगी 2, 8 तो अपनी ही कंट्री में फूक जानी है इनके। लेकिन हम जितनी भेजेंगे उतनी पहुंचेंगी। वी विल गारंटी दैट। सो हमने सबको नाप लिया कि भाई तुमने अगर हमें तंग करने की कोशिश करी, हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बिना कुछ किए कोई और हमारे लिए काम कर सकता है, तालिबान हमारे लिए काम कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया। और जो ये तस्वीर है एक बाइडन कह दिया, ये ओबामा एंड ट्रंप, कभी सोच सकते थे कि ये दोनों इकट्ठे मिलकर बात कर सकते हैं? और कमला हैरिस वहां पर बैठ के सोच रही होगी कि मैं तो गई, कि अगर इन्होंने यूनिस तक को
इन्होंने एक डील कर लिया है कि यूनिस को भी भगाना है, तालिबान को यूज करना है, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं। ये मूली भी कटने वाली है कमला हैरिस नाम की, और ये सारे लिब्रांडो की क्वीन है कमला हैरिस। इसका क्या होगा आपके सामने है। संजीव जी, आज मुद्दा था मोदी है मुमकिन है, और ये सारा को जो किया है, पूरे एरिया को कैसे कवर किया है डिप्लोमेटिकली, भाई मजा आ गया। इसको चाणक्य नीति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। और इसी के लिए हमने मोदी जी को तीसरी बार चांस दिया है कि इस बार हम कुछ बड़ा देखना चाहते हैं। और बड़ा क्या है, बड़ा इस वीडियो में हमने समझा दिया कि वो बड़ा काम क्या है। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद।